then I do have to do it like okay. So basic project scaffolding using a tool Vite, और उसके साथ हमने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था, और आज के बाद जब भी हम रन करेंगे ना कमांड को, तो हम लिखेंगे npm run dev। तो npm dev क्या करेगा, बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को डेव मोड में रन करेगा। आपकी जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपने लाइव सर्वर को ट्राई किया हुआ HTML CSS करते हुए? नहीं किया हुआ। तो ये जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना, ये आपके सर्वर पे चलती है, यानी लोकल सर्वर पे। सर्वर का मतलब ये है कि आपका सिस्टम ही बतौर सर्वर ट्रीट हो रहा होता है, और रिएक्ट जेएस में हम जितना कोड भी लिखेंगे ना, ये जो वीट इंस्टॉलेशन की है, ये सारा का सारा कोड कहाँ चलेगा, ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस ही चल रहा होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो नोड जेएस लोकल सर्वर पे ऑब्वियसली हम एक्सेस कर रहे होंगे। खैर, अगर ये चीजें समझ नहीं आती तो फॉर नाउ इट्स ओके, बट आपको हमेशा क्या करना होगा, npm run dev। ये क्या करेगा, लोकल सर्वर को रन करेगा। लोकल सर्वर का मतलब ये होता है कि आपका यही सिस्टम बतौर सर्वर प्ले हो रहा है, ठीक है, बतौर सर्वर चल रहा है। तो जब आप इसको हिट करेंगे तो ये सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन को चला के आपको एक यूआरएल दे देगा कि आप ये यूआरएल इस्तेमाल करें। तो लोकल होस्ट का मतलब क्या है कि आपका ये वाला सिस्टम सर्वर बन गया। और ये जो कॉलन के बाद जो कुछ लिखा होता है ना 5173, इसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं? जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो बाकायदा बड़ी तफसील के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये पोर्ट नंबर क्या होता है और किसी भी एप्लीकेशन का किसी भी पोर्ट नंबर के ऊपर चलने से क्या मुराद है। ये जब हम अपना सर्वर लिखेंगे तो उसमें ज्यादा काम की चीज आएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉलो करके इसको रन कर सकता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट एवर एप्लीकेशन। जब मैंने ये npm ये जो फाइल स्ट्रक्चर है ना लेफ्ट साइड पे, इसमें से सारी चीजें अभी आपको नहीं समझनी। कुछ फाइल्स जो आपके काम की हैं, जो आपके मतलब की हैं, वो मैं समझाऊंगा, यानी इसको एक दफा गो थ्रू करूंगा और फिर मैं आज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली फाइल यहाँ पे जो हमारे काम की है, दैट इज package.json। ये हमारे बहुत काम की फाइल है। अगर ये फाइल ना हो तो हमारा मे बी के शायद कोई प्रोजेक्ट भी सरवाइव ना कर सके, चल ना सके। पैकेज जेसन में ये बाकी डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, डेव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ये तो एक्सप्लेन करूंगा जब किसी डिपेंडेंसी पे बात आएगी। सबसे पहले मैंने जो कमांड दी थी ना, npm run dev, लेट मी ब्रेक इट। मैंने कमांड दी थी क्या, npm run dev। जितनी भी मैं ये जो भी कमांड यहां लिखूंगा ना, वो कमांड बेसिकली जाके इस पैकेज जेसन में जाके इस स्क्रिप्ट को हिट करेगी। वो कमांड जाके किसको हिट करेगी, इस स्क्रिप्ट को हिट करेगी। तो अगर मैंने ये लिखा ना npm run, तो आगे क्या लिखा, dev। अगर मैं यहां पे इस चीज को चेंज करके ये लिख दूं टेस्ट, तो यहां जाके क्या लिखूंगा, npm run टेस्ट, तो मेरी एप्लीकेशन फिर भी चल रही है सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि मैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूं, वो स्क्रिप्ट जाके किसको देखता है, पैकेज जेसन की फाइल को, और पैकेज जेसन की फाइल के अंदर स्क्रिप्ट को, और स्क्रिप्ट के अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे कीज लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे आप npm run build लिखेंगे तो ये बिल्ड हो जाएगी, आप npm run lint लिखेंगे तो ये वाला काम हो जाएगा, आप npm run preview लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। जरा आप ये तीनों अभी नहीं करेंगे, अभी आप यही काम करेंगे। अगर मैं यहां पे लिख दूं स्टार्ट, और मैं यहां पे लिख दूं npm run स्टार्ट, ठीक। और अगर मैं एक दफा फिर इसे ब्रेक कर दूं, अगर मैं ये लिख दूं npm स्टार्ट, तो बाकी हर कमांड के साथ आपको रन लगाना पड़ता है। अगर ये स्टार्ट है तो इसके साथ आपको रन लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, npm स्टार्ट, लेकिन मेक श्योर कि वो स्टार्ट यहां पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहली फाइल पहचान ली कि पैकेज जेसन बड़े काम की फाइल है। आप जो भी यहाँ कमांड देते, आज के बाद हम ये लिख ही नहीं देते, हम ये क्या करते हैं, npm स्टार्ट। और जब भी हम रन करेंगे तो हम npm स्टार्ट, और सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता होगा कि npm स्टार्ट कहाँ जा रहा है, पैकेज जेसन में जा रहा है, पैकेज जेसन के अंदर स्क्रिप्ट की में जा रहा है, और स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट नाम की एक कमांड है। और ये बेसिकली जब आप npm स्टार्ट देते हैं तो एक्चुअली कमांड एग्जीक्यूट कौन सी हो रही होती है, वीट। कमांड कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, वीट। और अगर हम npm बिल्ड करें, npm रन बिल्ड करें, तो कमांड कौन सी एग्जीक्यूट होगी, वीट बिल्ड।
और अगर हम npm run lint करें तो कमांड कौन सी इंट्रोड्यूस हो गई, एक ये मल्टीपल जितनी भी कमांड्स हैं, तो ये आप मोर देन वन कमांड्स भी रन कर सकते हैं एक साथ में। और अगर हम npm run प्रीव्यू करेंगे तो ये, तो खैर आपको सिर्फ फिलहाल किससे वाकिफियत रखनी है, npm start, और ये पैकेज जेसन में जाएगा और वो हमने अपनी खुद कस्टम कर दी है कमांड। एक फाइल तो ये काम की है। दूसरी फाइल आपका जो भी काम होगा, मेजॉरिटी रिएक्ट में ज्यादातर काम आपका किस फोल्डर के साथ होगा, src फोल्डर के साथ होगा। आप इस फोल्डर के अंदर आए तो यहाँ पे कुछ पहले से फाइल्स और फोल्डर्स बने पड़े हैं। एसेट का फोल्डर बिल्कुल जैसे आप अपने HTML का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रूट फोल्डर के अंदर क्या बनाते हैं, एक एसेट का फोल्डर बनाते हैं, और एसेट के फोल्डर में क्या होता है, स्टैटिक एसेट्स। स्टैटिक एसेट्स कौन कौन से होते हैं, इमेज हो सकता है, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है, कोई CSS की फाइल हो सकती है, कोई फॉन्ट की फाइल हो सकती है, ठीक। तो जितने भी कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, तो जितने भी स्टैटिक एसेट्स होंगे ना, मैं इन सारी चीजों को क्या बोल रहा हूँ कलेक्टिवली, स्टैटिक एसेट्स। वो सारे के सारे आपके किस फोल्डर में जाएंगे, एसेट्स के फोल्डर में। ये बिल्कुल वही चीज है जो आप पहले बनाते चले आए, इट्स जस्ट अ फोल्डर। इसके अंदर आप मजीद सब फोल्डर्स बना लें, चाहे तो CSS बना लें, चाहे तो JS बना लें, ठीक, चाहे तो इमेजेस बना लें, और चाहे तो जितने फोल्डर और चाहिए वो बना लें, ठीक। तो जितने भी स्टैटिक एसेट्स होंगे वो आप कहाँ रखेंगे, एसेट्स के अंदर। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसकी रिएक्ट जेएस की फाइल है, ये जो सॉरी रिएक्ट एसवीजी की फाइल है, ये जो आपको यहां नजर आ रही है ना, ये वाला लोगो, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एसवीजी फाइल है और ये यहां से आ रही है, अगर आप उसको उड़ा देंगे। खैर, तो उसके बाद अगली चीज आती है जी आपकी सबसे मेन, एक, दो, तीन और चार फाइल्स आती हैं इसमें। जो अभी के लिए ये जो चीज आपके सामने आ रही है ना, जो कुछ भी, जो ही आप पहली एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपके सामने कुछ आ रहा होता है इंटरफेस पे, ये हमेशा आता है app.jsx से। अच्छा, आज के बाद, आज से पहले आपने जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइलें बनाई हैं, वो फाइलें किस एक्सटेंशन के साथ बनाई हैं, .js। आज आप क्या देख रहे हैं पहली दफा, JSX। तो ये JSX क्या है, जरा पहले इसको मैं कवर करता हूँ थोड़ी देर में। तो आपकी जो सबसे पहली फाइल है ना, जिसमें जो भी आपको आउटपुट नजर आता है, वो जिस फाइल में पड़ा होता है वो कौन सी है, app.jsx। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये आप देख रहे हैं, edit src.app.jsx and save to load hr, ये आ रहा है edit src.save the hr। तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा कंटेंट, अगर मैं इस सारी चीज को उड़ा दूं और सिर्फ ये रख दूं, तो क्या आप इस चीज से वाकिफ हैं, ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये चीज में, ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। फंक्शन का कीवर्ड फॉलोड बाय नेम ऑफ द फंक्शन, पैरेंथेसिस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। मुझे बताएं, आज से पहले मैंने कभी फंक्शन का नाम कैपिटल से स्टार्ट किया है? अच्छा, फंक्शन कैपिटल, फंक्शन नेम कैपिटल से स्टार्ट कर दे तो अलग कसम कोई माइंड नहीं करता, लेकिन ये कन्वेंशन नहीं है। बाय कन्वेंशन हम हमेशा फंक्शन का नेम जो है वो लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, लोअर केस से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई भी फंक्शन जिसका नाम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा हो, इसका मतलब वहां कोई स्पेशल कहानी है, वहां क्या है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कोई खास किस्म का फंक्शन है। पहली निशानी तो ये आपको पता लगी यहां से, ठीक है। दूसरी निशानी, मैं अगर यहां से सब कुछ उड़ा दूं और सिर्फ इस चीज को रहने दूं, अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स है ना, स्पेशली ES6, हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट 2009 तक जावास्क्रिप्ट रैंडमली यूज होती थी, उसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं था, जिसके दिल में जैसे आए जावास्क्रिप्ट को पकड़ के यूज कर रहा होता था। 2009 में पहली दफा जावास्क्रिप्ट का कोई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ कि जावास्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो हुई, और फिर कुछ नए फीचर भी जावास्क्रिप्ट का हिस्सा बने, तो उनको क्या नाम दिया गया, ES5। फिर 2013, 14 या 15 में गालिबन जावास्क्रिप्ट के एक और नए स्टैंडर्ड को लॉन्च किया गया, जिसको बोला गया ES6, और 2015 से लेके अब तक ES6 से आगे कई आ चुके हैं, ES7, ES8, ES9। तो ES6 और इससे बियॉन्ड जितनी भी जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये सेम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कुछ चीजें
ऐड करके उसके स्टैंडर्ड को अपडेट किया गया। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ES6। ES6 में जावास्क्रिप्ट की एक बहुत जबरदस्त चीज इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। तो ES6 के बाद अब जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक मॉड्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक मॉड्यूल कह सकते हैं। मॉड्यूल का बेनिफिट क्या है? अगर हम प्लेन जावास्क्रिप्ट लिखें तो हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट ऊपर से नीचे तक एक ही फाइल में लिखेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम एक ही फाइल में, अगर बहुत लॉन्ग लंबा कोड है, कॉम्प्लेक्स कोड है, तो हम उस कोड को क्या कर सकते हैं, स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अब अगर मैं, ये फाइल मेरी मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, क्या क्या लिख सकता हूं, या तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, या कोई अरे डिक्लेयर करूंगा, या कोई फंक्शन लिखूंगा। ये तीन पॉसिबल चीजें हैं, या कोई क्लास लिखूंगा जब हम क्लासेस पढ़ेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल ये कहता है कि आप किसी भी फाइल में लिखे गए कोड को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वो जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो कोड किसी दूसरी फाइल में जाके क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट एक फाइल में लिखने के बजाय हम जावास्क्रिप्ट के कोड को मल्टीपल फाइल्स में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, डिबगिंग आसान हो जाएगी, रीयूजेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। यस, एग्जैक्टली, यू कैन से दैट। सीएसएस में आप बजाय एक ही फाइल ऊपर से नीचे लिखने के, सीएसएस की डिफरेंट, अगर आपने सैस पढ़ा हो तो पार्शियल उसमें होते हैं, सीएसएस में नहीं होते। तो अगर आपने सैस पढ़ा हो तो आप क्या करते हो, सीएसएस की मल्टीपल चीजों को मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स में रख के फिर उनको कंपाइल करके उनको एक रूट में, एक फाइल में इंपोर्ट करके फिर उनको यूज करते हो। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। बिल्कुल ऐसा ऐसा मॉड्यूल से पहले जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं था। तो अब जब से, यानी ES6 में ये फीचर है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे ये जो फंक्शन है ऐप का, ये अगर मैं किसी दूसरी फाइल में यूज करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को यहां से जाके क्या करूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट के कीवर्ड के साथ। इस एक्सपोर्ट का सिर्फ कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि इस ऐप के फंक्शन को अगर आप किसी दूसरी फाइल में यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ आ गई बात? और जहां ये यूज होगा तो वहां पे यूज करने से पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ऐप में, ये जो ऐप का फंक्शन है ये नॉर्मली कहां यूज होता है, कैन यू सी दिस, इंपोर्ट ऐप, यानी ये main.jsx, ये हमारी दूसरी फाइल है इंपॉर्टेंट जिसमें ये यूज होता है। तो अगर मैं यहां से एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो वहां पे इंपोर्टेबल नहीं है। तो पहले ES6 का एक और फीचर आपको समझ आ गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को मॉड्यूल समझें और उस मॉड्यूल में जो कुछ भी लिखें उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और किसी दूसरी फाइल में अगर इस फंक्शन को, वेरिएबल को, अरे को या क्लास को एक्सपोर्ट करें तो दूसरी जगह जाके उसे इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अगेन अनदर ES6 फीचर दैट गिव्स अस द फैसिलिटी ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। समझ आ गई है? अब अगली बात, इस फंक्शन में नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कोई चीज रिटर्न कर सकता है, आपको पता है। मैं अगर 56 रिटर्न करूंगा तो ये 56 जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसे रिटर्न कर देगा, ये भी कोई मसला नहीं है। आपने ये देखा है कि फंक्शन नंबर भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट की चीजें हैं। आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कर सकता है, तो जावास्क्रिप्ट एक अरे भी रिटर्न कर सकता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है की वैल्यू पेयर में। आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट एक और फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। मिसाल के तौर पे, तो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कोई एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकता है, कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, कोई अरे रिटर्न कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, कोई फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी चीज आपने पढ़ी हो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कुछ और भी रिटर्न कर सकता है इन चीजों के अलावा? अभी तक इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ा हमने। आज ये पहली दफा बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो ये H1 क्या है, HTML का कोड है ना। जावास्क्रिप्ट HTML का कोड भी रिटर्न कर सकता है, और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता,
मतलब जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल का कोड रिटर्न नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है? रिएक्ट का फंक्शन, रिएक्ट का फंक्शन। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, जो फंक्शन भी रिएक्ट के अंदर जो फंक्शन भी एचटीएमएल रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? एचटीएमएल रिटर्न करेगा, उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑल दो इसकी सारी शक्ल फंक्शन जैसी है, लेकिन हम इसे फंक्शन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है? एचटीएमएल। असल में ये एचटीएमएल भी नहीं है, ये एक्सएमएल है, लेकिन अभी तक आप इसकी शक्ल क्या देख रहे हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है? एचटीएमएल। तो जो फंक्शन एचटीएमएल रिटर्न करेगा वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फंक्शनल कंपोनेंट। उसे हम क्या कहेंगे? या उसे सिर्फ कंपोनेंट कह दे, या उसे पूरा नाम लेते हैं तो क्या कह दें? फंक्शनल कंपोनेंट। अच्छा, अब से आप मैं पूछूं कि फंक्शनल कंपोनेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा फंक्शन जो क्या रिटर्न करेगा? एचटीएमएल। थोड़ी देर बाद मैं अपनी इस बयान को बदल दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए एचटीएमएल रिटर्न करेगा। अच्छा, चूंकि अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, एक स्पेशल फंक्शन बन गया है, तो फर्क कैसे जाना जाए कि नॉर्मल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है? कंपोनेंट हमेशा कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। कन्वेंशन है, और बड़ी स्ट्रिक्ट कन्वेंशन है कि इसको फॉलो करना है आपको। तो जब भी कोई फंक्शन कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, तो या तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, वो तो आपने पढ़ा नहीं क्या होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो अभी तक आपके लिए कोई भी फंक्शन जो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो वो क्या है? कंपोनेंट। और पूरा नाम? फंक्शनल कंपोनेंट। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? अगर मैं आपको फरोख कहूं या फरोखे कहूं तो अच्छा लगेगा? अच्छा, चलो बड़ी बात है यार, अच्छा लगेगा। ये उल्टा सोचते हैं तो बुरा लगेगा। अच्छा तब लगता है जब कोई बंदा फर्रुख गुल पूरा नाम का बुलाता है। तो ये क्या है बेसिकली? आप ये आपके सामने जो लाइन हाईलाइट हुई है, क्या? फंक्शनल कंपोनेंट। क्या निशानी है? अब मैं नॉर्मल फंक्शन लिखूं और फंक्शनल कंपोनेंट लिखूं तो फर्क समझ आ जाएगा? ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो इसके साथ एक्सपोर्ट जो लगा लिया, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बना? नहीं बना, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट किसी को भी कर सकते हैं, फंक्शन को भी। तो खैर, ये बेसिकली क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट, जो क्या रिटर्न करेगा हमेशा? एचटीएमएल। ठीक है, सॉरी। यस, यस, यस। इवन कोई वेरिएबल लिखा हो, सिंपल, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कि लेट ए इक्वल्स टू 90, तो आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आप अरे को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अरे को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी तरह की डेटा और फंक्शंस हमने पढ़े हैं ना, सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दो दो तरीके हैं, या तो हम इसे ब्रैकेट में एक्सपोर्ट करेंगे या हम इसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अभी टाइप ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं आया। अभी अभी आऊंगा तो पता लग जाएगा। ये समझ आ गई है जी? अच्छा, अब मैंने आपको एक बात कही है कि ये क्या है? बेसिकली एचटीएमएल है। अब मैं यहाँ पे अगर h1 की जगह इमेज लिख दूं, या इमेज की छोड़ें, मैं लिख देता हूं जी इनपुट। मैंने कहा था फंक्शनल कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? अगर वो एचटीएमएल रिटर्न कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल कंपोनेंट। अभी ये एचटीएमएल रिटर्न तो कर रहा है, इसको क्या तकलीफ है? एरर दे रहा है। ये सिक्स का फीचर नहीं है, ये एक्सएमएल को इंश्योर करता है कि एक्सएमएल दे। अच्छा खैर, अभी उसकी बात। नॉर्मली नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट में जो एचटीएमएल होगा, वो एचटीएमएल नॉर्मल नहीं होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एचटीएमएल होगा। ये एक रूल है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई भी
अनक्लोज्ड टैग नहीं दे सकते। नहीं, अनपेड दे सकते हैं, अनक्लोज्ड नहीं दे सकते। यानी देखिए, अब ये जो इनपुट है ना, मैं अगर यहां पे ये लगा दूं तो इट वुड स्टॉप कंप्लेनिंग। तो इसका मतलब है कि आपने यहां क्लोज्ड टैग देना है, अनक्लोज्ड टैग नहीं दे सकते। पहली पाबंदी पता लग गई है। दूसरी पाबंदी, मिसाल के तौर पे मुझे दो इनपुट एलिमेंट्स लिखने हैं। ये तो आपको पता ना कि रिटर्न का कीवर्ड एक वक्त में एक ही लिख सकते हैं फंक्शन में। अब मुझे ये दो इनपुट्स लिखने हैं, तो वंस अगेन फंक्शनल कंपोनेंट एक से ज्यादा एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकता। ये हमेशा कितने एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करेगा? एक। और अगर एक से ज्यादा एचटीएमएल एलिमेंट्स रिटर्न करवाने हैं तो क्या करें आप? उनको किसी में रैप कर दें, मिसाल के तौर पे डिव में रैप कर दें। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? हाँ, यानी ये जो रिटर्न है ना, ये हमेशा एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट रिटर्न करने हैं तो आप उसको किसी और के अंदर रैप कर लें। तो कितनी पाबंदियां हो गई हैं? पहली तो आप कोई भी अनपेड टैग नहीं दे सकते। दूसरा, हमेशा ये क्या रिटर्न करेगा? एचटीएमएल, तभी वो फंक्शनल कंपोनेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा, कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करवाने हैं तो आप उन्हें क्या कर लेंगे? एक और पेरेंट में रैप कर लेंगे। तीन रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं और ये समझ भी आ गई हैं आपको। इज इट? अब ये जो तीन रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये बेसिकली एचटीएमएल को बनाती हैं एक्सएमएल। ये तीन रिस्ट्रिक्शन एचटीएमएल को क्या बनाती हैं? ये जो इतनी सख्ती है ना, ये एचटीएमएल में तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर नॉर्मली नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट में हम जो लिखते हैं, लिखते बजाय एचटीएमएल ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है? एक्सएमएल। क्योंकि एचटीएमएल में तो ऐसी कोई सख्ती नहीं है, आप किसी टैग का क्लोजिंग टैग दें ना दें, किसी को बगैर पेरेंट के लिखें, जो मर्जी करते फिरें, वो तो खुल्लम खुल्ला आजादी है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस और इसके अलावा कुछ और पाबंदियां भी हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहां पे अगर लिखूं, आप इनलाइन स्टाइलिंग दे सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैं कहूं जी कि कलर इज गोइंग टू बी रेड, ठीक। फिर मैं कहता हूं सॉरी रेड, और फिर मैं कहता हूं जी कि बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी ग्रीन। तो अगर मैं इसे चलाऊं तो ये तो सत्यानाश कर देगा उसकी। ठीक होगी बात? ये वैसे ये एरर नहीं दे रहा, ये एक और एरर दे रहा है। एक मिनट, ये एक और एरर दे रहा है, ये एरर है एक्चुअली। ठीक हो गया? एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग समथिंग लाइक दैट। तो आप इसे इनलाइन स्टाइलिंग भी नहीं दे सकते, और अगर देंगे तो उसका एक स्पेशल तरीका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये बड़ी सख्तियां हैं, और ये किस वजह से हैं? बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट्स रिटर्न एन एक्सएमएल। फंक्शनल कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है? एक्सएमएल रिटर्न करता है। दैट्स वाई ये अब दो चीजों का मिक्सचर हो गया है। आधा जावास्क्रिप्ट है और आधा एक्सएमएल है। तो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल को शॉर्ट में पढ़े तो क्या बनता है? JSX। क्या बनता है? दैट्स वाई जिस फाइल में भी हम ये काम कर रहे होंगे, उसको फाइल एक्सटेंशन क्या मिलेगी? और रिएक्ट में जितनी भी फाइलें हम बनाएंगे, अनलेस कि हम स्पेशल उसमें कोई सिर्फ जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक काम करें, हम JS के बजाय क्या लिखेंगे? और JSX फाइल विल कंटेन कंपोनेंट्स। JSX फाइल क्या कंटेन करेगी? एक ही फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और एक फाइल में एक कंपोनेंट भी हो सकता है। बात समझ आ गई है? अब जरा अगली बात सुने। दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन मजे की बात है कि यहां आप किसी को क्लास नहीं देंगे। क्लास की जगह क्या देंगे? क्लास नेम। तो यूं समझे कि एचटीएमएल की तरह दिखती है, लेकिन एचटीएमएल है नहीं। और कैसे देंगे क्लासेस आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा सा इसे कंप्लीट करने दें। अब अगर मैं ये सारा कुछ, अगर कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो मुझे दो इनपुट बॉक्सेस दिखेंगे।
और ये 2 इनपुट बॉक्सेस वही हैं जो मैंने दिए हैं। अब ज़रा एक और बात गौर से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लूँ, ये क्या है? फंक्शन है। कान हो रहे कर ज़रा। नहीं, बल्ब को छोड़ो ना, गोला मारो बल्ब को। ये अंधेरा हो गया, अब बताओ ज़रा। ये फंक्शन है? फंक्शन है? नहीं, अभी 4 दफ़ा उन्होंने बोला है, ये क्या है? फंक्शन है ये? वो बेटा बताओ ना, ये क्या है? फंक्शन है? हाँ। क्यों जी, ये फंक्शन है? फंक्शन है। अल्लाहू अकबर! फंक्शनल कंपोनेंट है। अच्छा, टी छोटा है? एनक दो ज़रा इसको यार अभी। ओ भाई, क्या कर रहा है यार? ये छोटा टी नज़र आ रहा है? तो इसका मतलब है पिछले 4 दिन से जो क्लासेस ले रहा है वो कुछ नज़र नहीं आया था तुझे? अच्छा जी। हुण भी उत्थे ही तशरीफ लै जाओ। हाँ, अब टी छोटा दिख रहा है, बड़ा? अब बड़ा दिख रहा है, चलो। तो ये क्या है अब? फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है? और अगर मैं ये रिटर्न करूँ, तो ये ठीक है? इसमें कोई गलती नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फारूक गुल साहब, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, फिर? भाई फंक्शनल कंपोनेंट इज सपोज्ड टू रिटर्न एक्सएमएल। ये क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग। तो बस स्ट्रिंग ही रिटर्न करवानी है तो उतने टी छोटा कर दो, यानी इसे नॉर्मल फंक्शन बना दो। समझ आ गई बात? ये जस्ट मैं आपके माइंड के साथ खेल रहा हूँ, क्या ये पुख्ता हो जाए चीज कि आप शक्ल से देख के पहचान जाए कि ये क्या होना चाहिए। अगर ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इट शुड बी अ फंक्शनल कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट शुड रिटर्न द एक्सएमएल। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी H1 टेस्ट कंपोनेंट। ठीक। अब इसको कॉल कैसे करूं? टेस्ट लिख के ये कर दूं, ऐसे ही है? चलें, इसके अंदर कॉल कर दें, ये करके, ये करके, ये कर दे। ठीक है? ठीक है? ये फंक्शन है। ये कॉल करने का तरीका किसका है? ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जब फंक्शनल कंपोनेंट होगा ना, तो उसे कॉल भी वैसे नहीं किया जाएगा जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। समझ आइए बात? फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका भी डिफरेंट है, और वो कैसे है? मिसाल के तौर पे मैं यहां आता हूं और मुझे टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं इसे ऐसे कॉल करूंगा, टैग की फॉर्म में। तो ये क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट कॉल हो रहा है। असल में इसको कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। समझ आ गई ये बात? अब जरा गौर से सुन देखिएगा, कुछ पता चला कि जो ही मेरी ऐप चली, यानी ये ऐप हमेशा आपका पहला कंपोनेंट होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। क्यों? इसकी भी रीजन बताता हूं। ये जब पहला चला तो रिटर्न में आया, रिटर्न में उसने कहा जी अच्छा ये डिव है, डिव तो जाहिर आउटपुट पे अपना इफेक्ट नहीं देती, सिर्फ वो इनक्लोज करती है चीजों को। अंदर आया तो उसने कहा जी इसको कॉल करो, इसको कॉल किया तो ये इधर आया, इसके अंदर इसने क्या लिखा हुआ है? टेस्ट कंपोनेंट। ये कॉल हो गया, यहीं पे उसने आउटपुट दिखा दिया, फिर आगे चला इनपुट और इनपुट दिखा दी दो। तो इसलिए मैं कंपोनेंट 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 और फंक्शनल कंपोनेंट पे जोर दे रहा हूँ फारूक साहब, कि नॉर्मली फंक्शन जो कॉल होता है वो फंक्शन का नाम लिखें, पैरेंथेसिस लिखें और डन। कम कंपोनेंट जो कॉल होगा, एक तो ये हमेशा किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल होगा, JSX में, बाहर कॉल नहीं हो सकता। और दूसरा कॉल कैसे होगा? टैग नोटेशन में। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक पहला टैग, कस्टम टैग बना लिया। आप HTML में अपनी मर्जी का टैग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कभी पढ़ा है? पॉसिबल ही नहीं है। HTML में सिर्फ वही टैग यूज कर सकते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं।
ये भी XML का फीचर है कि XML में आप कस्टम टैग्स बना सकते हैं। तो XML के कितने फीचर हो गए? XML में आप अनक्लोजिंग टैग नहीं दे सकते। XML में आप एक से ज्यादा टैग्स को रिटर्न नहीं कर सकते। अगर ऐसा चाहिए तो आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही टैग में रैप करने पड़ेंगे। XML में आप कस्टम टैग्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 3 सख्तियां हो गई है ना? बात समझ आ गई सबको? अब जरा गौर से सुनिएगा। ये पूरी रिएक्ट इतनी ज्यादा पॉपुलर या फेमस होने की वजह क्या है कि नॉर्मली रिएक्ट में बनी हुई वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये जो नॉर्मल वेबसाइट ये आपको दिख रही होती है ना, आप सपोज करें कि ये जो पूरा का पूरा पेज है ना, ये एक कंपोनेंट है और इसके अंदर मौजूद मल्टीपल, यानी इस पेज को भी फर्दर मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। मिसाल के तौर पे ये नेव बार क्या है? एक कंपोनेंट है। ये जो पॉप पावर है ये क्या है? एक अलग से कंपोनेंट है। ये जो पॉप पावर है ये क्या है? एक अलग से कंपोनेंट है। इस मेन कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट, यानी इसके अंदर ये भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर ये भी एक कंपोनेंट है, इसके अंदर ये भी एक कंपोनेंट है, फिर इसके अंदर ये जो पूरा स्लाइडर है ये एक अलग से कंपोनेंट है, फिर ये जो कार्ड है ये एक अलग से कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। तो रियलिस्टिकली a full-fledged web page is divided into multiple subcomponents, smaller components, and then those smaller components are rendered into the parent component to get this whole thing. Reason क्या है? Reason है time saving, reusability, reducing the complexity of the code. अब मिसाल देता हूं, ये एक 3-4 कार्ड यहाँ शो हो रहे हैं ना, मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये 400 कार्ड हो सकते हैं। तो अब इतना वेला तो कोई नहीं है 400 कार्ड अलग से बैठ के डिजाइन करना पड़ेगा। आप एक ही कार्ड डिजाइन करेंगे और बार बार उसी को क्या कर रहे होंगे? रीयूज कर रहे होंगे। ये बेनिफिट है कंपोनेंट्स का। समझ आइए बात? इसी तरह आपने ये एक दफा ये नेव बार बना ली, आपको 4 डिफरेंट पेजेस पे यही नेव बार चाहिए, तो आप ये बार बार पूरी नेव बार उठा के नहीं घुमाएंगे। आप एक कंपोनेंट बना लेंगे नेव बार का और उसी कंपोनेंट को रीयूज कर रहे होंगे किसी दूसरी फाइल में, किसी दूसरी जगह पे। ये जो पॉपअप शो हो रहा है, मे बी कि ये पॉपअप आपके एक पेज यानी पूरी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस पे शो हो, तो आप हर पेज के लिए अलग पॉपअप नहीं लिखेंगे। आप एक दफा एक कंपोनेंट बना लेंगे और उसे बार बार क्या करेंगे? रीयूज कर रहे होंगे। ये बेनिफिट है कंपोनेंट ओरिएंटेड वेबसाइट का। ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको अभी समझ आ सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मैं अभी आपको समझाने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड के कंपोनेंट्स के एक्चुअल बेनिफिट्स कितने ज्यादा है। आप खुद अंदाजा करें कि पूरी दुनिया में ये रिएक्ट की हाइप क्रिएट हुई है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी है रिएक्ट। तो आखिर कोई वजह है इसलिए। तो ये मैंने सीधा सीधा फवायद बताए आपके कंपोनेंट्स के। बहरहाल, तो कंपोनेंट्स पता लग गए आपको। अब मैं मिसाल देता हूं एक छोटी सी आपको कि अच्छा, ये देखें, मैंने एक टेस्ट का कंपोनेंट बनाया ना, और मैंने इस टेस्ट के कंपोनेंट को यहां रेंडर कर लिया। मुस्तकबिल में मेरे पास यहाँ कोई 40-50 कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मैं सारे कंपोनेंट्स को एक ही फाइल में रख सकता हूं। यानी देखें, ये एक कंपोनेंट है, ये यानी ऐप एक कंपोनेंट है, टेस्ट एक कंपोनेंट है। यहां मैं एक और कंपोनेंट बना लूं जी, फॉर एग्जांपल टेस्ट 1 के नाम से, तो मैं कहूं जी दिस इज अ टेस्ट 1 कंपोनेंट, और इसको यहां रेंडर करूं तो ये मुझे क्या देगा? दोबारा से टेस्ट 1 कंपोनेंट। ठीक है, नाम मेक श्योर करेंगे सही दे दे, और यहाँ पे देख लें वापस आके, तो ये 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन हैव सो मेनी कंपोनेंट्स इन अ पेज। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स बेटर नॉट टू राइट मल्टीपल कंपोनेंट्स इन द सेम फाइल। इट्स रिकमेंडेड कि आप सारे कंपोनेंट्स को एक ही फाइल में ना रखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी भी तो रिड्यूस करनी है ना। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, you are supposed to
and you are recommended to keep the component in a separate file. One file, one component. समझ आइए बात? सो इस हिसाब से अगर मैं यहां जाऊं और अपने सोर्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लूं, कंपोनेंट्स, किस लिए ना भी बनाऊं फोल्डर, ओपन फोल्डर के बगैर भी कंपोनेंट बना लूं, इट वुड वर्क। लेकिन बेहतर है कि आप क्या, कौन सी फाइल बनाएं, कौन सा फोल्डर बनाएं, कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर अपने दोनों कंपोनेंट मूव कर दें। मिसाल के तौर पर पहले कंपोनेंट का नाम क्या, टेस्ट। कोशिश करें जो नाम कंपोनेंट को देना है फाइल को भी वही नाम दें। तो क्या दूं, जेएस, जेएसएक्स, वेरी नाइस। क्योंकि अब ये जो आपका टेस्ट है इसको यहां से कट करके यहां मूव कर दें। तो अभी मैंने बताया वन फाइल वन कंपोनेंट, वन फाइल वन कंपोनेंट पॉलिसी। वापस आए, खुशबू बड़े मजे की आ रही है। अच्छा, वापस आए, टेस्ट वन का कंपोनेंट यहां से कट कर लें और क्या करें, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाएं और एक नया कंपोनेंट बना लें, क्या, टेस्ट वन डॉट व्हाट, जीएसएक्स। इसमें भी इसको पेस्ट करें। अब मैं वापस जाऊंगा तो ऐप डॉट जेएक्स में दोनों कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं, तो मुझे एरर नहीं देगा। अच्छा, जेएस जेएस इसके एरर आप कंसोल पे देखा करेंगे, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है वैसे आप गेस तो कर चुके होंगे। यस, ना एक इंपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट किया है, तो ये दोनों चीजें यहां इंपोर्ट ही नहीं हो सकती। वजह, इनको यहां से तो एक्सपोर्ट ही नहीं किया मैंने। ठीक, अब जरा याद रखिएगा, मैं अगर ये कहूं एक्सपोर्ट, इट वुड वर्क, लेकिन जब भी आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, जब भी आप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो आप सिर्फ लिखेंगे एक्सपोर्ट, यानी सिर्फ नहीं, आप इसके साथ डिफॉल्ट भी लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टेस्ट। ये डिफॉल्ट का मतलब क्या है ये थोड़ा सा बाद में बताता हूं, लेकिन आप सिर्फ याद रखें कि जब फंक्शन को एक्सपोर्ट, फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का एक खास मतलब है, बताऊंगा, सॉरी अभी नीचे लिखेंगे ना, आएंगे। आई आई अप्रिशिएट योर मीन, कुछ भी नहीं, इजी टू रीड है, कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं यहां एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करूं या मैं यहां लिखूं, मैं नहीं बताना चाह रहा ना, मैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप रखना चाह रहा हूं। कसम चुरा लो, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पढ़ने में आसान हो गया, सिर्फ पढ़ने में आसान हो गया, ठीक है। तो इस पे आऊंगा मैं जरा चीजों को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहा हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो ना, एक ही साथ मल्टीपल चीजें बता दें तो कहेंगे यार पहले वाली अजम नहीं, पहले वाली अजम नहीं हो तू और आ गई। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टेस्ट, अब ये इंपोर्टेबल है तो मैं इसको भी इसी तरह कर लेता हूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टेस्ट वन। अब ये दोनों एक्सपोर्ट हो चुके हैं, अब इनको क्या कर सकता हूं, इंपोर्ट कर सकता हूं। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, इंपोर्ट का कीवर्ड, देन नेम ऑफ द फंक्शनल कंपोनेंट। मैं बार बार फंक्शन बोल रहा हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं, फंक्शनल कंपोनेंट। कहां से इंपोर्ट करना है, पाथ दे दें, ठीक है। क्या हो गया भाई, यहां पे क्या जाके करूंगा, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स फोल्डर है ना, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, फाइल की एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये टेस्ट यहां आ गया। अब ये नीचे कंप्लेन कर रहा है, 3 डॉट्स, क्या कंप्लेन कर रहा है कि कुड नॉट फाइंड द नेम टेस्ट वन, डिड यू मीन टेस्ट। मैंने कहा नहीं जी, मेरा मतलब टेस्ट वन ही है। तो कहता जी फिर मुझे नहीं, मैंने नहीं लबदा टेस्ट के थे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे दोबारा जाऊंगा, इंपोर्ट टेस्ट वन फ्रॉम कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाओ, टेस्ट वन को लेके आओ। अब ये कोई एरर नहीं देगा, ऑल द एरर्स आर गॉन। नाउ आपको ये समझ आ गई है कि कंपोनेंट्स या फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जस्ट टू समराइज इट, कि
functional components are those functions that return XML. और XML के रूल्स आपको पता है, it cannot return multiple elements, यानी XML cannot have unclosed tags, XML can have custom tags. और वो कस्टम टैग क्या होता है बेसिकली, एक्चुअली वो फंक्शनल कंपोनेंट ही होता है। ये तीन बातें, और फिर वी कैन राइट मल्टीपल फंक्शनल कंपोनेंट इन अ सेम फाइल, पहले हमने किया था। लेकिन when the components are the number of components grow to larger amount, then it is recommended not to write multiple components in the same file, even though ये छोटे मोटे तीन चार कंपोनेंट भी हो तो फिर भी recommended नहीं है कि एक फाइल में चारों कंपोनेंट ठोक दे। we should have a policy called one component per file. अब बाज़ औक़ात कोई एक्सेप्शंस हैं, कहीं आप सुस्त हैं या आपको कंसीक्वेंसेस पता है, कहते छोड़ो परे यार, कौन नई फाइल बनाता रहे, इधर ही मान दो। तो इससे क्या होगा, आपका काम तो चल जाएगा, बाद में कोड की मेंटेनेबिलिटी एक बहुत ज्यादा इशू होता है। आप छोड़ के चलेंगे, कोई नया डेवलपर आया, वो बेचारा ढूंढता ही फिरेगा, या अगर वो कोड मेसी है, एक ही फाइल में 6-7 कंपोनेंट घुसाए हुए आपने, तो वो डिबगिंग और ट्रैकिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे काम। समझ आ गई बात बेटा? सिर्फ कल आपके पास ये होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कोई भी सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, सारे फ्रंट एंड डेवलपर हो ना, उसमें हेडर का कंपोनेंट बनाना है, एक फुटर का कंपोनेंट बनाना है, और एक मेन का कंपोनेंट बनाना है। कितने कंपोनेंट बनाने हैं? 3। हेडर, फुटर, मेन, और उन 3 कंपोनेंट को अलग अलग फाइल में सेव करना है, और फिर ऐप में जाके उन तीनों कंपोनेंट्स को क्या कर देना है, रेंडर कर देना है। तो वेबसाइट कौन सी बनानी है ये भी मैं बता दूं, या कोई भी सिंपल सी बना लें जो डेड सिंपल है, क्योंकि हमारा असल मकसद यहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल चेक करना नहीं है। असल मकसद आपको टास्क देने का ये है कि आपको ये कंपोनेंट बनाना और इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आना चाहिए। अगर कर दें तो दैट वुड बी नाइस, मतलब ये आपकी डेडिकेशन शो करती है। और अगर नहीं भी, अभी चले, अभी सिर्फ हेडर वाले में H1 हेडर लिख दें, फुटर वाले में H1 फुटर लिख दें, और मेन वाले में फुटर लिख दें, लेकिन असल काम यह कि कंपोनेंट सेपरेट बनाएं, उनको एक्सपोर्ट करें, ऐप में उनको इंपोर्ट करें और रेंडर करके लें। ठीक है? या ज्यादा ज्यादा क्या है, हर कंपोनेंट में एक हेडिंग और एक लॉरम इप्सम लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पे यहां है ना, तो मेरा टेस्ट कंपोनेंट है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 2 चीजें लिखना है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेव एक H1 लिख दिया, और दूसरा क्या लिख दिया, लॉरम इप्सम लिख दिया। ठीक है, दैट्स इट। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट, तो हेडर, फुटर, साइड और मेन, 4 हो गए हैं। हेडर, फुटर, साइड बार, मेन। तो 4 कंपोनेंट्स अलग अलग बनाने हैं, चारों को एक्सपोर्ट करना है, फिर चारों को ऐप में इंपोर्ट करना है, और ऐप में उन चारों को रेंडर करना है। सॉरी, साइड बार क्या चीज है? ये साइड बार से मेरी मुराद साइड बार है, साइड बार मतलब वेबसाइट पे साइड बार कभी नहीं देखी आपने? पक्की बात है, नहीं देखी? वो मेरे साथ मस्तियां कर रहे हैं, वो पंगे कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए जवाब भी पंगे वाला दिया है। ठीक है जी, तो यहां तक किसी का कोई सवाल हो?